माय डियर स्पीशीज़ फेलोज़, आज हम बात करेंगे फ़लस्तीन इज़राइल कन्फ्लिक्ट के ऊपर। मौजूदा हालात जो हैं वो इस वक्त हम सब सोशल मीडिया का दौर है, सब समझते हैं कि क्या हो रहा है फ़लस्तीन और इज़राइल के दरमियान। थोड़ी सी हम उसके बैकग्राउंड को भी देखेंगे और जो सल्यूशन होंगे उन पे भी नज़र दौड़ाएंगे। अब क्या हुआ, ये जो हम इंट्रोडक्शन ही इसी चीज़ से आगाज़ करते हैं कि जो अक्टूबर अर्ली 7 अक्टूबर को एक जंग का आगाज़ हुआ बिटवीन इज़राइल एंड फ़लस्तीन, और उसमें सबसे पहले जो है अटैक किया हमास ने। कुछ रॉकेट फायर किए इज़राइल के ऊपर, जहाँ से साउदर्न इज़राइली सिटीज़ जो हैं, टाउन्स जो हैं, वहाँ पे बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं वो किल हुए, इंजर्ड हुए, और डजन्स ऑफ सोल्जर्स को होस्टेज बनाया गया। ज़ाहिर है, मैं हूँ, आप हो, हम जिस मज़हब से, जिस ज़ात से ताल्लुक़ रखें, हम पे अगर कोई हमला करता है तो हम रिटेलिएट करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं उसका। इज़राइल के लिए ये जो हमला था ये एक सरप्राइज़ था। इज़राइल ने इसे एक बतौर सरप्राइज़ लिया, क्योंकि वो इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो इसलिए उसने इसको बतौर एक सरप्राइज़ वार के लिया। लेकिन खामोश बैठना, चाहे मैं हूँ, मेरा दुश्मन हो, जो कोई भी हो, अगर उस पे हमला किया गया है तो ज़ाहिर है वो अपनी मर्ज़ी, अपनी ताकत को इस्तेमाल करेगा और खामोश नहीं बैठेगा। तो इसलिए स्टेट ऑफ इज़राइल जो है उन्होंने एक डेडली रिटेलिएटेड ऑपरेशन का आगाज़ किया, और फौरी तौर पे एक दिन बाद वार को डिक्लेयर किया गया। 7 अक्टूबर को अगर हमास ने अटैक किया, रॉकेट फायर की, तो उसके एक दिन बाद इजरायली कैबिनेट फॉर्मली बैठी, उन्होंने वार को डिक्लेयर किया। जो इजरायली डिफेंस फोर्स थे उन्होंने एक कंप्लीट सीज ऑफ गज़ा का फैसला किया कि वो मुकम्मल तौर पे गज़ा का मुहासरा करेंगे। यानी कि हर चीज़ गज़ा में कोई आमदोरफ्त नहीं होगी, गज़ा में ना फूड सप्लाई होगा, गज़ा में ना वाटर सप्लाई होगा, ना गैस, ना इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन को मुकम्मल तौर पे कट आउट किया जाएगा। अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि इस कन्फ्लिक्ट के पीछे असल है कहानी क्या। 19th सेंचुरी में चलना पड़ेगा हमें, जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये जो एरिया था ऑटोमन एम्पायर से ब्रिटिश कंट्रोल में चला गया। तो 1947-48 की बात कर रहे हैं हम। यूनाइटेड नेशन में एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया जाता है 181, और इसको पार्टीशन प्लान के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें ब्रिटिश मैंडेट पैलेस्टीनियन को डिवाइड करने के बारे में सोचा जाता है। इस सोच के बदले में मई 14 1948 में स्टेट ऑफ इसराइल को क्रिएट किया जाता है। इस स्टेट को क्रिएट करना एक ऐसी सरजमीन पे जहाँ पे दावा अरब करते हैं कि वो उनकी सरजमीन है, तो फिर तो जाहिर है आप मेरी सरजमीन पे आके अगर अपना कैंप बनाएंगे, आप मेरे घर में आके अपना घर बनाएंगे, तो मैं तो आपके खिलाफ लड़ूंगा। ये तो कॉमन सेंस हमें बताती है कि इस तरह रिटेलिएशन का जो है वो करना पड़ता है, जिसके चीज़ के ऊपर भी कोई कब्जा करे। अब ये जो वार है 1949 में ये एंड होती है, और इसराइल जो है वो इस वार को जीतता है। बदले में इसके जो आफ्टर मैथ है, 7,50,000 फ़लस्तीनी बेघर हो जाते हैं, और जो टेरिटरी है उसको डिवाइड किया जाता है तीन पार्ट्स में। स्टेट ऑफ इसराइल है, वेस्ट बैंक है जो कि जॉर्डन रिवर के करीब है, और गाज़ा स्ट्रिप है। यहाँ पे आप इस मैप में भी देख सकते हैं कि इसराइल यहाँ पे है, ये गाज़ा स्ट्रिप है, ये वेस्ट बैंक है। यहाँ पे इसको डिवाइड किया जाता है इस रीजन को इन तीन हिस्सों में। कब कब ये आफ्टर मैथ है जो। अब की हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हैं, हम 6 डे वार को भी डिस्कस करेंगे, जो 1967 में उस वक्त लड़ी गई, जब जब इसराइल ने कंट्रोल हासिल कर लिया था सिनाई पेनिनसुला का, गाज़ा स्ट्रिप का, वेस्ट बैंक का, ईस्ट जेरूसलम का, और गोलान हाइट्स जहाँ पे मौजूद है, यहाँ तक आ गया था इसराइल। यहाँ से फैलते फैलते वेस्ट बैंक, गाज़ा, गोलान हाइट्स, देखें इसराइल किस तरह वो कर रहा है। तो इसलिए 1967 में 6 डे वार लड़ा गया, क्योंकि पूरी मुकम्मल तौर पे इसराइल जो है वो काबिज़ होता जा रहा था। और यहाँ पे देखें तो सिनाई पेनिनसुला यहाँ पे है। सिनाई पेनिनसुला के ऊपर इजिप्ट का कंट्रोल होता था। सिनाई पेनिनसुला अफ्रीका और जो मिडल ईस्ट है इनको जोड़ने का काम करती है। कैंप डेविड अकॉर्ड होता है, इसके बाद एक पीस ट्रीटी साइन होती है इजिप्ट और इसराइल के दरमियान। वो अपना 30 ईयर्स कन्फ्लिक्ट को एक ट्रीटी के ज़रिए ख़त्म करते हैं, जिसे हम कैंप डेविड अकॉर्ड कहते हैं, और ये 1978 में साइन किया गया। फर्स्ट इंतफादा होता है, इंतफादा अपराइजिंग या रेबेलियन को कहते हैं, जहाँ पे फ़लस्तीनी जो हैं वो उठ खड़े होते हैं और बगावत करना शुरू कर देते हैं इजरायली गवर्नमेंट की तरह, गवर्नमेंट के खिलाफ वेस्ट बैंक में और गाज़ा स्ट्रिप में, कि भाई हम इस गवर्नमेंट को क्यों तस्लीम करें। ना हमें हमारे हकूक़ मिल रहे हैं, ना हमें हमारी ज़मीन पे हमें मकानात बनाने का हुक्म दिया जा रहा है, ना इजाज़त दी जा रही है, ना हमें
एग्रीकल्चर की तरफ हमें मोड़ा जा रहा है। हम तो मुकम्मल तौर पे मफलूज हो के एक महकूम कौम बन गए। हाकिम से महकूम बनना कोई आसान नहीं होता। तो इसलिए फर्स्ट इंतफादा अपराइजिंग होती है 1987 में। उसके बाद इस अपराइजिंग को ख़त्म करने के लिए ओस्लो अकॉर्ड को साइन किया जाता है, जहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट को मीडिएट किया जाता है, ख़त्म किया जाता है। इसमें जो जो सेल्फ गवर्नेंस होती है फ़लस्तीनियन की, वो इस्टेब्लिश करने की इजाज़त दी जाती है वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप में, दोनों में। सेकंड इंतफादा होता है, ये भी फ़लस्तीनियन ग्रीवेंसेस जो है वो बढ़ती हैं और पीस प्रोसेस स्टैग्नेट होता है और बैलेंस क्रिएट होता है। हमास 2006 में फ़लस्तीनियन अथॉरिटी पार्लियामेंट्री इलेक्शन होते हैं, जिसमें हमास इन इलेक्शन को जीतता है और गाज़ा स्ट्रिप के ऊपर अपनी हुकूमत कायम करता है। 2014 में गाज़ा कन्फ्लिक्ट होता है। ये एक मेजर कन्फ्रंटेशन था बिटवीन इसराइल एंड हमास। अब हमास क्योंकि गाज़ा स्ट्रिप यहाँ पे नज़दीक आ गए हैं एक दूसरे के साथ। दोबारा देखिएगा प्लीज़, गाज़ा स्ट्रिप यहाँ पे हमास है, यहाँ पे इसराइल है। कन्फ्लिक्ट 2014 में हुआ और मेजर कन्फ्लिक्ट था ये। ये मेजर कन्फ्लिक्ट था। अब्राहम अकॉर्ड होता है, इसके बदले में कोशिश की जाती है कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। अब देखें, जहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो रहा है उसके फ़ौरन बाद कोई ना कोई ट्रीटी साइन हो रही है, कोई ना कोई अकॉर्ड आ रहा है। अब 2014 में जो गाज़ा कन्फ्लिक्ट था, उसके बाद अब्राहम अकॉर्ड 2020 में आया। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, सूडान, मराकश, मोरक्को जी नॉर्मलाइज करते हैं अपने रिलेशन को इसराइल के साथ। रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें, जो कि अभी तो 2023 में जो कन्फ्लिक्ट रेस हुआ है, उसको ख़त्म करने के लिए कितनी डेवलपमेंट की गई और वो क्या है। फार राइट इसराइली गवर्नमेंट 2022, एक फार राइट, देखें फार राइट मतलब वो समझती है कि वो खुद है। अब इसका हाकिम खुद है, इस सरजमीन का हाकिम खुद है। उनका उनका जो रिलीजन है वो डोमिनेंट है। उस तरह की गवर्नमेंट जब पावर में आ जाए, जो रिलीजियस और फार राइट सोच रखती हो, तो प्रायोरिटाइज़ करेंगे सेटलमेंट को। वेस्ट बैंक की तरफ उन्होंने सेटलमेंट्स को मज़ीद बढ़ाने के बारे में सोचा और जुडिशल ओवरसाइट जो था उसको भी उन्होंने लिमिटाइज किया। 2022 में रिन्यूड वायलेंस होता है, क्लैशेस होती हैं वेस्ट बैंक के अंदर। इसराइली इनकर्जन्स मार्क द फर्स्ट नाइन मंथ ऑफ 2003। जो इसराइली इनकर्जन है, इसराइल का फैलाव है, वो 2023 के पहले 9 मंथ को मार्क करता है, शेप करता है कि पहले 9 मंथ जिस तरह चले, वो दरअसल उस चीज़ का नतीजा है जब इसराइल ने अपने आप को बढ़ाने की कोशिश की, वेस्ट बैंक में सेटलमेंट करने की कोशिश की। रिसेंट एस्केलेशन 2023, इसराइल अप्रूव्ड न्यू सेटलर होम्स। अब जून में इसराइल ने न्यू सेटलर होम्स को अप्रूव्ड किया कि वेस्ट बैंक और गाज़ा में न्यू सेटल होम्स को अप्रूव करेंगे और ऑपरेशन को एस्केलेट करेंगे। शेख जराह डिस्प्यूट, शेख जराह जो है वो ईस्ट जेरूसलम में, जो हमारे पास फ़लस्तीनियन नेबरहुड है वहाँ पे, ईस्ट जब ईस्ट जेरूसलम में इवेक्शन हुई, खिला को यहाँ पे बेदखल करना शुरू कर दिया गया लोगों को, जो ईस्ट शेख जराह नेबरहुड था, उन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। जेरूसलम क्लैशेस 2021 क्लैशेस हुई अल-अक्सा मॉस्क में। अगर अल-अक्सा मॉस्क में मुस्लिम्स प्रेयर्स प्रे कर रहे थे, तो उनको वहाँ पे जाके उनके ऊपर डंडे बरसाए गए। इजरायली पुलिस जो है तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिससे क्लैशेस हुई जेरूसलम के नीचे। अब इंटरनेशनल कंसर्न्स और कंसर्न्स क्या हैं जी। आउटब्रेक ऑफ 2023 कन्फ्लिक्ट को लेके यूएस सपोर्ट करता है इसराइल के तौर पे। यूएस का जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, वो मुकम्मल तौर पे इसराइल के सपोर्ट में निकल के खड़ा हो गया कि, और उसे जो है वो सपोर्ट भी कर रहा है और आर्म्स को भी शिप कर रहा है। इंटरनेशनल कंसर्न, इंटरनेशनल ये चाहते हैं कि दोनों तरफ से सेफ्टी हो, सिविलियंस को सेफ रखा जाए, इसराइल की तरफ से भी फ़लस्तीन की तरफ से भी। अगर मिलिटेंट्स, अगर मिलिट्री, अगर दोनों तरफ से जो अफवाज हैं वो आमने सामने आ जाते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन जो वहाँ के सिविलियन हैं उनको सेफ रखा जाए, एज वेल एज होस्टेज इन गाज़ा, जो गाज़ा में होस्टेज हैं उनको भी सेफ रखा जाए। जो उस वक्त गाज़ा ने 7 अक्टूबर में होस्टेज बना लिए थे कुछ डजन्स ऑफ इसराइली आर्म्ड पर्सनस को, तो उनको भी, होस्टेज को भी सेफ रखा जाए। मतलब इंटरनेशनल कंसर्न ये है कि वो लाइफ को सेफ रखना चाहते हैं। अगर आप एक ऑफिशियली लड़ना चाहते हो लड़ें, लेकिन आप दोनों तरफ से जो सिविलियंस हैं उनको, बच्चों को ना मारें, हॉस्पिटल्स पे अटैक ना करें, और जो होस्टेज हैं जो आपने होस्टेज बना ले उनके ऊपर भी तशद्दुद या उनको मारें ना। ईरान का रोल क्या है, ईरान कहाँ पे खड़ा है। ईरान जो है वो हिजबुल्लाह का कन्फ्लिक्ट, हिजबुल्लाह भी सामने आ रहा है, इस कन्फ्लिक्ट में अपना किरदार अदा कर रहा है। और ईरान का जो पोटेंशियल सपोर्ट है
وہ فلسطین کے ساتھ ہے، وہ غزہ کے ساتھ ہے۔ سعودی عربیہ کا جو رول ہے، امپیکٹ، یہ جو امپیکٹ ہے، اس کنفلکٹ کے جو امپیکٹ ہیں وہ سب پہ پڑیں گے، ریجن کے اوپر، جتنے ریجن میں موجود جتنے بھی نیبرز ہوڈ میں عرب ممالک کے، سب کے اوپر اس کے اثرات پڑیں گے۔ سعودی عربیہ کا سٹانس بھی چینج ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دیا۔ سعودی عرب کا سٹانس پہلے یہ تھا کہ وہ تجارت کرے گا ہندوستان سے سعودی عرب، سعودی عرب سے اسرائیل، اسرائیل سے پھر یورپ۔ اس طرح پھر سعودی عرب نے اپنے سٹانس کو چینج کیا اور وہ فلسطین کے رائٹ کے لیے بولنے لگ گئے۔ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی جس کی ایک کوئی فیصلہ کن نتائج نہیں ہے۔ کنکلوژن اور امپیکٹ کی طرف ہم جائیں تو یہ اکتوبر 2023 کا جو 23 کا کنفلکٹ ہے بٹوین اسرائیل اینڈ حماس، یہ ایک سگنیفیکنٹ ایسکیلیشن کی وجہ سے ہوا ہے، اسرائیلی فلسطینین کنفلکٹ۔ اب کیوں آپ سیٹلمنٹ کر رہے ہیں ویسٹ بینک اور غزہ میں؟ کیا ضرورت پڑ گئی آپ کو؟ آپ پہلے سے آپ اتنے بڑے کنفلکٹ کا شکار ہیں، پھر بھی آپ آہستہ آہستہ سے بڑھتے جا رہے ہیں، سیٹل کرتے جا رہے ہیں نیو ہومز کو، اور فلسطینیوں کے جو حقوق ہیں ان کو کھائے جا رہے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی انہوں نے ریٹیلیٹ کرنا تھا، رسپانس ان کی طرف سے بھی آنا تھا۔ اگر آپ نے 7 اکتوبر کے ریٹیلیٹ کیا، رسپانس دیا، تو آپ تو کر رہے ہیں 19ویں صدی سے لے کے فلسطینیوں کے ساتھ جو کر رہے ہیں، تو وہ بھی تو رسپانس شو کریں گے نا۔ اب ہم تھوڑا کنکلوژن یا پھر جو ہمارے پاس سلیوشنز ہو سکتے ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے، سلیوشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم کس طرح اس تنازع کو ختم کر سکتے ہیں؟ یہ ایک لانگ ٹرم سلیوشنز ہیں، اگر ان میں سے کوئی اڈاپٹ ہوتا ہے تو یہ ایک اچھا ہوگا۔ 2 اسٹیٹ سلیوشن، یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ مکمل طور پہ دو آزاد اور خود مختار ریاستیں بنائی جائیں، ان میں سے ایک اسرائیل کی ریاست ہو، ایک فلسطین کی ریاست ہو، دونوں سائیڈوں سے بارڈر کو ریکگنائزڈ کیا جائے، اور اس ریکگنائز بارڈر میں دونوں جو سائیڈ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، درمیان میں بارڈر ہو، کوئی ایشو نہ ہو، اسٹیٹس آف جیروسلم کو بالکل جو ہے ایڈریس کیا جائے، اس کو دونوں طرف سے مانا جائے، ریفیوجیز اور سیکیورٹی ان کو بھی ڈسکس کیا جائے۔ 1 اسٹیٹ سلیوشن ہمیں کیا بتاتا ہے کہ بالکل ایک سنگل اسٹیٹ ہو، جس میں ایک اسٹیٹ ہو، 2 نیشن اس میں آباد ہوں، اسرائیلی نیشن اور فلسطینی نیشن، دونوں کے ایکول رائٹس ہوں اور گورننس کو وہ شیئر کرتے ہوں۔ یہ جو اپروچ ہے، اس میں سے کون سے ایشو کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ ڈسکرمنیشن کا جو ایشو ہے وہ ختم ہو جائے گا، سیگریگیشن کا ایشو وہ ختم ہو جائے گا، ان ایکول ٹریٹمنٹ بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ دو قوم ہیں، ایک ریاست ہے، دونوں قوموں کے ایکول رائٹس ہیں، دونوں قوم شیئر کرتے ہیں۔ 50% اسرائیلی گورنمنٹ کا حصہ بنیں گے، 50% پیلسٹینین گورنمنٹ کا حصہ بنیں گے، تو اس طرح ڈسکرمنیشن، سیگریگیشن اور ان ایکول ٹریٹمنٹ جیسے ایشو جو ہیں وہ ایڈریس ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ 2 سلیوشن کی بات ہم کر چکے ہیں، 2 اسٹیٹ سلیوشن اور 1 اسٹیٹ سلیوشن۔ اس کے بعد ریجنل پیس ایگریمنٹ، دیکھیں فلسطین ہے، اسرائیل ہے، اس ریجن میں موجود جتنے بھی عرب اسٹیٹ ہیں سب کو مل کے ایک ریجنل پیس ایگریمنٹ کرنا ہوگا، اور اس ریجن میں پیس لانے کے لیے اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ جو سیکیورٹی گارنٹیز ہیں وہ ایک دوسرے کو دی جائیں گی، کہ ریجن میں جارڈن ہے، سیریا ہے، ایجپٹ ہے، سعودی عربیہ ہے، اور جتنے بھی عرب ممالک ہیں وہ ایک دوسرے کو سیکیورٹی گارنٹیز دیں، اکنامک کوآپریٹ کریں ایک دوسرے کے ساتھ، ڈپلومیٹک ریکگنیشن، ایک دوسرے کے ڈپلومیٹس کو ریکگنائز کریں۔ انٹرنیشنل پیس کیپنگ فورس، یہ 4تھ سلیوشن ہے کہ ایک ایسی فورس بنائی جائے جو انٹرنیشنل ہو اور پیس کیپنگ فورس ہو، وہ اوور سی کرے، دیکھے کہ جو ڈسپیوٹیڈ ایریاز ہیں، ٹیریٹوریز ہیں، وہاں اندر آپشنز کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرے۔ جس طرح اگر نیگوشیشن چل رہی ہیں دونوں سائڈ کے درمیان، تو اسٹیبلٹی اور سیکیورٹی کو مینٹین رکھنے میں انٹرنیشنل پیس کیپنگ فورس جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں۔ اکنامک ڈیولپمنٹ جوائنٹ پروجیکٹس، یہ 5th سلیوشن ہے، اس میں ایسے پروجیکٹس اور ڈیولپمنٹ پلانز لے کے آنے چاہیے جو دونوں کنٹریز کے لیے ہوں۔ اب جیسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ایک جنگ کا سماں ہے، دونوں طرف سے لوگ مر رہے ہیں، دونوں طرف سے نقصانات ہو رہے ہیں، تو انٹرنیشنل ایڈ جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ اسرائیل کے لیے ہے، ساری چیزیں، سارا سپورٹ اور آرمز شپمنٹ، سب کچھ اسرائیل کے لیے، فلسطینیوں کو بالکل اگنور کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ غزہ میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ اتنی بڑی ایئر سٹرائک اور لینڈ سٹرائک ہوئی ہے کہ مکمل طور پہ غزہ کو تباہ کیا، اور کمپلیٹ سیج بھی مکمل طور پہ اس کا محاصرہ کیا گیا، نہ وہاں پہ خوراک ہے، نہ پانی ہے، نہ ادویات ہیں، بیماریاں پھیلنے کا خطرہ ہے۔ تو یہاں 5th سلیوشن میں یہ کہتا ہے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ دونوں سائڈز کے لیے، اور جوائنٹ پروجیکٹس لانے چاہیے اسرائیلی اور فلسطینی دونوں کے لیے۔ یہاں سے کیا ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے ٹرسٹ
बिल्ड होने के चांसेस हैं और कोऑपरेशन के भी चांसेस हैं। ये जो इनिशिएटिव है म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस को क्रिएट कर सकते हैं और पोटेंशियली ईजिंग टेंशन, और टेंशन्स जो हैं उनको भी पोटेंशियली ईज करने के लिए ये आसान हल प्रोवाइड कर सकते हैं। ट्रैक टू डिप्लोमेसी ये है कि नॉन गवर्नमेंटल जो निगोशिएशन है उनको जारी किया जाए, जिस तरह सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, एकेडमिक्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनको ये मौका दिया जाए कि वो अल्टरनेट पैथ को ढूंढें। इससे क्या होगा, इससे आइडियाज़ जनरेट होंगे, क्योंकि आप एक टाइम एक्सपर्ट्स को बिठा रहे हैं, आप सिविल सोसाइटीज़ को बिठा रहे हैं, आप एकेडमिक्स को बिठा रहे हैं, दोनों तरफ से, दोनों साइड से, तो वो आइडियाज़ को जनरेट करेंगे, वो निगोशिएशन करेंगे एक दूसरे के साथ जो ऑफिशियल्स हैं, तो इससे एक ट्रस्ट बिल्ड होगा दोनों साइड्स के ऑफिशियल्स के दरमियान। अब सातवां ऑप्शन ये है कि यूएन सुपरवाइज्ड रेफरेंडम कराया जाए, जिस तरह कश्मीर का कहा गया और रेफरेंडम की बात की भी की गई, लेकिन अभी तक रेफरेंडम नहीं हुआ। लेकिन हम यहाँ पे भी देखते हैं कि अगर यूएन इंटरफेयर करे और रेफरेंडम का आगाज़ करे, तो वहाँ के लोगों को ये हक दिया जाए कि भाई आप बताएं आप किन के साथ रहना चाहते हैं, आप अपने फ्यूचर को खुद डिटरमिन करें, बजाय इसके कि हम वन स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाएं, टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाएं, पीस कीपिंग फोर्स को लाएं। आप हमें बताएं आप क्या चाहते हैं, आप फ़लस्तीन को चाहते हैं, आप इसराइल को चाहते हैं, आप किस टेरिटरी में रहना चाहते हैं, आप किस मज़हब को अप्रोच करना चाहते हैं, आप जेरूसलम का स्टेटस क्या चाहते हैं। तो ये एक ब्रॉड कंसेंसस और केयरफुल प्रिपरेशन इसके लिए होनी चाहिए और यूएन सुपरवाइज रेफरेंडम कराया जाना चाहिए। My dear species fellows, I want only one click from you. Please subscribe this channel for more videos and इससे यार हमें एनर्जी मिलती है और हम आपके लिए मज़ीद अच्छा कंटेंट लेके आते हैं और मज़ीद अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ कीप कंटिन्यू, योर सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एसेंशियल फॉर अस। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप अपनी कोशिशों को, मेहनतों को जारी रखें, इंशाल्लाह एक दिन आप कामयाब व कामरान ठहरेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।